नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। रात दिन आप दिल और दिमाग लगाकर काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन जब आप उस कमाए हुए पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्त, रिलेटिव या फिर एजेंट, किसकी बात पर भरोसा करे ये समझ में नहीं आता। यही लगता है कि कोई तो सही गाइड करे। बस इसी मोड़ पे आपका साथ देने के लिए आते हैं हम योर मनी लेकर। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इनसे जुड़े हो कोई भी सवाल देंगे हम जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। संजय शर्मा बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप दोनों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। हाँ जी। मेरे अभी 5 SIP चल रही हैं। HDFC टैक्स सेवर में, SBI टैक्स सेवर में, और HDFC टॉप 200, रिलायंस ग्रोथ फंड एंड रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में जी। ये सारी 1000 रुपीज की है। प्लस मेरे पास LIC है, जीवन आनंद 2 लाख की है। टर्म प्लान है मेरे पास LIC का 25 लाख का। LIC की जीवन सुरभि 1 लाख की और मनी प्लस 1 लाख का है। अच्छा। प्लस मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 2 लाख का, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे डिपेंडेंट पेरेंट कवर्ड है। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, वेदर दे आर ओके। चलिए संजय जी, एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है आपका? कि मेरी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, वेदर दे आर ओके। ओके, इन व्हाट सेंस? आप क्या चाहते हैं इसकी, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना बड़ा कॉर्पस चाहते हैं? क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? कितने वक्त के? मेरा टारगेट है अराउंड 18 to 20 ईयर्स में 1 करोड़ रुपए। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से, राइट? हाँ, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स में। ओके, चलिए पहले सवाल का जवाब। इनका जो सवाल आया है बड़े प्लान तरीके से उन्होंने भेजा है, अच्छी बात है। एक एक करके सवाल ले। पहला सवाल, 18 से 20 साल के लिए वक्त दे रहे हैं और 5000 की SIP 5 फंड में है। लगता है 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो पाएगा? 1 करोड़ के टारगेट के लिए इनको स्वाति 14,500 रुपए जमा करने हैं महीने के। 18 से 20 साल का समय दिया है इन्होंने। अच्छा। 2030 तक। और इसका 80% इक्विटी फंड में होना चाहिए, 20% डेट में। इक्विटी की एजम्पशन है कि 14% रिटर्न मिलेगा। फिक्स्ड इनकम जो कि डेट है उसकी एजम्पशन है 7% रिटर्न। तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 के आसपास एवरेज रिटर्न के बेसिस पे इनको 14,500 रुपए जमा करना पड़ेगा हर महीने टू अचीव द कॉर्पस जो इनका टारगेट है। साथ ही साथ इन्होंने हमसे पूछा है चॉइस ऑफ म्यूचुअल फंड। हाँ। क्या ये ठीक है? नहीं। तो अभी इनके पास रिलायंस ग्रोथ फंड है। अगर रिलायंस ग्रोथ की हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करें अपने बेंचमार्क के साथ, ठीक कर रहे हैं, बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस है, इसको आप रखिए। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड है ना। पावर सेक्टर अपने आप में एक थीमेटिक, एक सेक्टोरल फंड है। यूजुअली हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप इनसे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। इस सेक्टर को समझना, इस थीम को समझना एक एक्सपर्ट का काम है। तो अमूमन आप इससे ज़्यादा दूर रहे तो ठीक रहेगा, एडवाइस रहेगा। यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूंगी। नॉर्मली हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में जाइए क्योंकि आपको बाजार की समझ नहीं है। यहाँ पे एक एक्सपर्ट होता है जो आपको उंगली पकड़ के और बाजार में लेके चलता है। बिल्कुल। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर एक पावर सेक्टर, एक सेक्टोरल फंड है। अग्री सबको लगता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट मैनेज करे। तो लोग चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड रखें जहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल सके उन्हें। तो अगर आप रिटेल निवेशक को बोलेंगे कि सेक्टोरल फंड से दूर रहो, हाँ जी, तो थोड़ा डर नहीं जाएगा और सोचेगा नहीं कि क्यों मैं दूर क्यों रहूं, क्या प्रॉब्लम होगी? एक्चुअली डरने की बात भी है और उसीलिए हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि जब भी आप किसी एक इन्वेस्टमेंट या निवेश के बारे में सोचते हैं, उसमें एक तरफ रिटर्न है, दूसरी तरफ रिस्क है। हमें एक अच्छे निवेशक की तरह या अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह हमें ये देखना है कि आप जो इन्वेस्टर हैं उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, कितना टेन्योर है, कितना अमाउंट है। अभी आप यहाँ पे देखिए 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये उनमें से 20% जो कि 1,000
रुपया वो एक सेक्टोरल फंड में डाल रहे हैं, तो इस तरह के जो रिटेल निवेशक है उनके लिए सेक्टोरल फंड ठीक नहीं है। इसी के सामने अगर आप हमें बोल रहे होते कि 5 लाख रुपए की SIP है जिसमें से 1 लाख रुपए सेक्टोरल फंड में जा रहे हैं, तो सडनली एक ये हाई नेटवर्थ है, इवॉल्व्ड इन्वेस्टर है, उनके लिए ये रिस्क लेना बनता है। सो एक इन्वेस्टर कैटेगरी के हिसाब से स्वाति हम हमेशा एडवाइस करना चाहेंगे कि आप रिटर्न और रिस्क दोनों को इवैल्यूएट करें, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेके आपको ठीक बैठता है नहीं बैठता। सो इसलिए इनके लिए स्पेसिफिक एडवाइस है, ना कि सब देखने वालों के लिए, कि आप रिलायंस डिवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड से निवेश को निकाल लीजिए, बिकॉज आपकी प्लानिंग में फिट नहीं होता। अदरवाइज फंड अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, फ्यूचर ऑफ दिस सेक्टर इज वेरी गुड, नॉट फॉर मिस्टर संजय राइट नाउ। HDFC टॉप 200 वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड, आप इसे रखिए। HDFC टैक्स सेवर फंड अच्छा परफॉर्मिंग टैक्स सेविंग फंड है, लॉन्ग टर्म ELSS ओरिएंटेड है, इसको आप रख सकते हैं। SBI मैग्नम टैक्स गेन, इसकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छी नहीं रही है आज तक, इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो अपने इन फंड में से आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड और SBI मैग्नम टैक्स गेन को निकालिए, बाकियों को कंटिन्यू कीजिए। 14,500 रुपए महीना एंड योर टारगेट ओवर नेक्स्ट 20 years शुड बी अचीव्ड। ऑलराइट संजय, दूसरा सवाल आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैडम मेरा दूसरा सवाल है कि मैं कुछ SIP और स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो किसमें करूँ? कितना चाहते हैं और निवेश करना, और किन किन फंड्स को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है? मैडम मेरा तो एक तो DSP BlackRock 100 है, और एक रिलायंस इक्विटी है। ओके ठीक है। ये और तो मैंने कितना चाहते हैं निवेश करना इसमें? और मैडम अराउंड 3 to 4,000 कर सकता हूँ। अच्छा, अगर हम इनका गोल देखें तो इनको 14,500 करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में। अब ये 5,000 कर रहे हैं, तो शॉर्टफॉल है 9,500 का। उसमें से अभी ये बोलना चाहते हैं कि 3 से 4,000 या 5,000 के आसपास और कर सकते हैं। हमारा इनको सजेशन ये रहेगा, जैसे कि इन्होंने बोला DSP BlackRock टॉप 100, इस फंड को देखिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, उसको आप देख सकते हैं। ये इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इनकम जो कि डेट ओरिएंटेड है, उसमें HDFC हाई इंटरेस्ट फंड शॉर्ट टर्म को आप देख सकते हैं आपकी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन के लिए। और टेम्पल्टन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, इसको भी आप देख सकते हैं अपनी फिक्स्ड इनकम की एलोकेशन के लिए। हमेशा याद रखिए एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन का मतलब है इक्विटी, डेट, गोल्ड या कमोडिटी का कॉम्बिनेशन। एक एसेट में कभी मत डालिए, डाइवर्सिफाई कीजिए और फंड हाउसेज में डाइवर्सिफाई कीजिए। ऑलराइट संजय, यहाँ सुमित ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की। आपका एक सवाल हेल्थ इंश्योरेंस से भी जुड़ा हुआ है, क्या है सवाल बताइए? मैडम मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स को कवर करता है। अब मैडम इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये स्कीम ऐसी है कि इसमें मैं और मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स एक साथ कवर हो सकते हैं। और पर इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं। साथ में इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि इवन दो अगर एल्डेस्ट मेंबर कुछ को एक्सपायर हो जाता है तो भी ये पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। ओके चलिए, आपके सवाल का जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त थोड़ा कम है यहाँ पे, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी के बाकी जितने भी सवाल हैं उनको जरूर आंसर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम लौट के वापस आते हैं जल्दी।